देखो बेटा, 12th क्लास का जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है उसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक आपके पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कि आप यहां पर जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, इससे पहले जो 9th में 10th में या 11th में प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट आप लोगों ने स्टडी किया, आप किसी भी इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम जो हमारे पास है वो कहां से लिया जाता है, कहां से लेते हैं हम लोग? सैंपल स्पेस। देखो, प्रोबेबिलिटी में ना दो वर्ड बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इन दोनों का जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा हम कोई भी वर्किंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उनमें से पहला वर्ड जो हमारे पास होता है वो होता है बेटा आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है वो आता है सैंपल स्पेस। इन दोनों का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है, और कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं एक सैंपल स्पेस में और एक इवेंट में। ये तीन वर्ड अगर आपको अच्छे से क्लियर है, 11th की प्रोबेबिलिटी में तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसपे आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बेस्ड होता है। लाइक हम ये कहेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कोई भी एक एक्टिविटी या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, एन एक्टिविटी और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिसका रिजल्ट हमारे लिए अननोन और अनसर्टेन हो, दैट एक्टिविटी और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने 8th 9th में 10th में 11th में कैसे क्वेश्चन स्टडी किए? मान लो एक बैग जिसमें रेड, व्हाइट और ब्लैक कलर की बॉल्स आपको दी गई हैं, सपोज 3, 4 और 5। टोटल बॉल्स आपको गिवन थी 12। इनमें से आपने 3 बॉल निकाली। अब प्रोबेबिलिटी आपने 3 बॉल कैलकुलेट की हैं, चांसेस के कैलकुलेट करने की तीनों बॉल रेड कलर की थी, या प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि 2 रेड और 1 ब्लैक कलर की बॉल थी। तो हमने इसमें एक्टिविटी कौन सी ली है, कौन सा एक्ट किया हमने? इस बैग में से 3 बॉल निकाली गई, इस बैग में से 3 बॉल ड्रॉ की गई। तो आपने जो एक्शन ली है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो सी एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी को कहा जाएगा यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका रिजल्ट अननोन और अनसर्टेन है। आपने इसमें से 3 बॉल निकाली हैं अगर, तो तीनों पॉसिबिलिटी है कि जो 3 बॉल निकाली हैं हो सकता है कि तीनों रेड आ जाएं, हो सकता है तीनों व्हाइट आ जाएं, हो सकता है तीनों ब्लैक आ जाएं, हो सकता है 2 रेड 1 व्हाइट, या 2 व्हाइट 1 ब्लैक, या 2 ब्लैक 1 व्हाइट। बड़े सारे केसेस बनाइए, अनसर्टेनिटी है या नहीं है यहाँ पर। इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कि जिस एक्शन पे, जिस एक्टिविटी पे बेस्ड आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा उसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं, उन सबका अगर एक सेट बना दिया जाए तो उस सेट को कहा जाता है सैंपल स्पेस। दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस ये जो हमारे पास है, इसमें जितने आउटकम होते हैं वो डिनोमिनेटर में यहां पर आते हैं प्रोबेबिलिटी में, और जो सा जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है उसके फेवर में कौन कौन से आउटकम है वो न्यूमरेटर में आते हैं, उसकी काउंटिंग। यही प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं हम लोग 9th में 10th में। अब यहां आपके पास आता है एक वर्ड इवेंट। सर व्हाट इज इवेंट? इवेंट किसको कहते हैं? प्रैक्टिकली इवेंट का मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको इवेंट कहा जाता है। प्रैक्टिकली जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है उस सर्टेन स्टेप को हमारे पास कहा जाता है इवेंट। मान लो जैसे ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने लिया कि इसमें से 3 बॉल निकाली गई हैं। अब उनमें से चांसेस निकालें कि तीनों बॉल रेड कलर की हैं। चांसेस किसके निकालें? ऑल आर रेड। तो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसे कहा जाता है इवेंट। प्रैक्टिकली इवेंट वो है, लेकिन मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन अलग है। 11th में बच्चों को बताया जाता है कि इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। फिलहाल मैं उस 11th के कंसेप्ट पे नहीं जाना चाहूंगा, उसका लेक्चर आपको देखना हो आप देख सकते हैं, लेकिन तीनों का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कि जिस एक्टिविटी पे बेस्ड आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक्टिविटी या एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज भी हो सकते हैं जिसका रिजल्ट हमारे लिए अननोन और अनसर्टेन है, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के कितने रिजल्ट बन सकते हैं, जो आपने एक्शन लिया है जितने रिजल्ट बन सकते हैं उनका सेट बना दिया जाए तो उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। अब इसी में से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाता है। यहां जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैं आपके सामने एक
ये ले लिया बेटा हमने एक सैंपल स्पेस, ये आपका प्रोबेबिलिटी का बिगेस्ट सेट होता है। जैसे सेट्स के चैप्टर में सबसे बड़ा सेट हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट, उसी सेट को यहां पे नाम बदल के सैंपल स्पेस कहा जाता है। ये आपका है यूनिवर्सल सेट यानी कि सैंपल स्पेस। अब इसमें से जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, मान लो वो आपके पास एक इवेंट ये है, ये आपको दी गई है, दूसरी इवेंट आपके पास ये मान लो, ये सेट ए और ये सेट बी। मैंने कौन सा एरिया शेड किया है? जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में जो प्रोबेबिलिटी आप लोग पहले कैलकुलेट करते रहिए। लाइक मुझे अगर ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हम यहां पे जो एरिया कवर करेंगे, जो एरिया कवर करेंगे बेटा वो आपके पास ये कंप्लीट होगा। ध्यान से सुना, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेते हैं, ओहो, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेते हैं तो ऐसे केस में ए सेट के एलिमेंट्स की काउंटिंग की जाती है। कितनी है? मान लो इस ए सेट के अंदर टोटल एलिमेंट चल रहे हैं आपके पास m, एंड कंप्लीट इस सैंपल स्पेस के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट चल रहे हैं, मान लीजिए वो हमारे पास है कैपिटल N। m यहां पर हमारे पास क्या है? व्हाट इज m? m आपके पास है इस ए सेट के फेवर में टोटल काउंटिंग में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये हमारे पास ए सेट के अंदर आएंगे। एंड जो कैपिटल N है वो हमारे पास क्या, इस कंप्लीट सैंपल स्पेस की काउंटिंग के एलिमेंट्स इसमें डिनोमिनेटर में आते हैं। ये आप लोगों ने 9th में, 10th में, 11th में स्टडी किया। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। क्या मतलब है इसका? दो मैंने आपके सामने डायग्राम में यहाँ पे इवेंट लिए हैं, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। हम यहाँ पर बेटा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए इवेंट की, जब बी अकर कर चुका है। ए के चांसेस कैलकुलेट करने हैं जब बी इवेंट आपके पास अकर कर चुकी है। ध्यान से देखना, ए के चांसेस निकालने हैं जब बी इवेंट अकर कर चुकी है। इसका मतलब क्या है, पहले मीनिंग समझो जरा। जब हम यहाँ पे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब ये जो है, अगर बी इवेंट अकर कर गई तो बी में से ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ये जो बी सेट है ये इवेंट अकर कर चुकी है। ध्यान से सुनना, ये बी इवेंट है, ये हमारे पास अकर कर चुकी है, ये अकर कर चुकी है। इसमें से ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें से बी या ग्रीन एरिया में से क्या कुछ एरिया ए में कॉमन आ रहा है? आउट ऑफ बी यू आर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आउट ऑफ बी, नॉट आउट ऑफ सैंपल स्पेस। अब आप आउट ऑफ बी कैलकुलेट कर रहे हैं कि बी इवेंट अकर कर चुकी है। हम चांसेस किसके निकाल रहे हैं? हम ए के निकाल रहे हैं। तो मुझे बताओ कितना एरिया इसमें से ए के फेवर में आ रहा है? बी ग्रीन एरिया में से कितना एरिया ए के फेवर में आ रहा है? सर वो इतना आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना ए के फेवर में। तो ग्रीन एरिया में से ये जो आपका पिंक एरिया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टेकिंग कंप्लीट बी सेट एज सैंपल स्पेस, टेकिंग कंप्लीट बी सेट एज सैंपल स्पेस, यू आर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक एरिया। यानी कि ये एरिया आपने कैलकुलेट करना है, बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको मैं कह सकता हूं कि अगर ये जो आपके पास है एरिया 1 है और ये एरिया 2 है, तो ये कंप्लीट जो एरिया हमारे पास होगा उसमें दो एरिया बन गए 1 और 2, राइट। तो ये जो ऊपर वाले, ये जो फर्स्ट एरिया हमारे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट एरिया ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट प्लस सेकंड एरिया, दिस वन, ये करना होता है। मतलब इस ए एरिया में, यानी जो दोनों में कॉमन एरिया, उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ओवर इस कंप्लीट बी सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में। जब इसको डिवाइड कर देते न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम टोटल एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, तो ये बन जाता है बेटा प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसका रिजल्ट बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इन शॉर्ट अगर हम यहां पे डिस्कस करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास मेन फॉर्मूला बनता है वो ये है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मेन कंसेप्ट बनेगा आपके पास ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी
दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको फोकस सिर्फ इस पे करना है। यहां आपके पास दो इवेंट होंगी, यहां आपके पास दो इवेंट है बेटा, एक ए और एक बी। यहां चांसेस आपको कैलकुलेट करने हैं ए इवेंट के, और बी इवेंट ऐसी है जो अकर कर चुकी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, और बी इवेंट ऐसी है जो अकर कर चुकी है। तो आपने यहाँ पे जब इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, ए और बी इवेंट क्वेश्चन में क्लियर होगी, ये इवेंट ए है ये बी है, देख के पता चल जाएगा। मेन मैसेज ये कि जब ए के और बी के जब आपने इन दोनों को डिफाइन किया है तो ए में जब ए को डिफाइन किया तो ए के फेवरेबल आउटकम निकालेंगे, बी को डिफाइन किया तो बी के फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। जब आप ए के आउटकम निकाल रहे हैं तो बी को साइलेंट मोड पे रखना है, और जब बी के एलिमेंट निकालने हैं तो ए को साइलेंट मोड पे रखना है। मान के चलना है कि ए इवेंट है ही नहीं। इन दोनों के जब आप अलग अलग एलिमेंट निकालेंगे तो दूसरी इवेंट को मान के चलना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। लाइक आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, देखिए रहा, a die is thrown, find the probability of getting a multiple of 3 if it is given number greater than 2 has appeared। क्वेश्चन में कहा गया कि बेटा चांसेस किसके निकालने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने ए इवेंट मान ली बेटा, मल्टीपल ऑफ 3, डाई को थ्रो किया, मल्टीपल 3 का आया बेटा। अब 3 का मल्टीपल क्या आ सकता है डाई पे, या तो बेटा आएगा 3 या 6। और बी इवेंट किसकी कंडीशन दी हुई है, इट इज गिवन दैट नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 हैज अपीयर्ड। 2 से ग्रेटर नंबर 3, 4, 5 एंड 6। प्रोबेबिलिटी बेटा हम निकाल रहे हैं ए बाई बी की, कि मल्टीपल 3 का है, इसके चांसेस कैलकुलेट करें जब ये अकर कर चुका है। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ही कॉमन आ रहे हैं एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 और 6 कॉमन आ रहा है बेटा। क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, भाई डाई को थ्रो करने में टोटल एलिमेंट्स कितने बनते हैं, 6, तो चांसेस के एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, द रिजल्ट इज। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये इवेंट अकर कर चुकी है कि नंबर 2 से ग्रेटर आ चुका है, यानी कि नंबर ग्रेटर 2 से आ चुका है। ये अगर हम मान लें कि ये सैंपल स्पेस बन गया, वैसे सैंपल स्पेस नहीं है, सबको बताइए। बी इवेंट अगर कर गई है, इसका मतलब कि नंबर 2 से ग्रेटर आ चुका है, ये पता है आपको। टेकिंग दिस एज सैंपल स्पेस, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। इसमें कितने 3 के मल्टीपल है, 2, टोटल कितने हैं ये 2/4 चांसेस। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते, इसमें 3 के मल्टीपल से 2 ही एलिमेंट है, 3 है और 6 है, टोटल एलिमेंट ये 4 है, तो 2/4 दैट इज योर आंसर, राइट। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ये। तो मेन मैसेज क्या है कि जब हम ए बाई बी की ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो बी अकर करने पे हम बी को ये मान के चलते हैं कि ये सैंपल स्पेस बन चुका है। बी क्या बन चुका है, सैंपल स्पेस, उसमें से चांसेस ए के निकालते हैं, उसमें से चांसेस ए के कैलकुलेट किए जाते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है बेटा 13.1। अब इसमें 13.1 में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहे हैं, देखो, गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ई के चांसेस भी गिवन है, एफ के चांसेस भी गिवन है, एंड ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है।
फाइंड दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये भी गिवन है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई कैलकुलेट करना है बेटा। क्या होगा इसका रिजल्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड व्हाट इज दिस? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। वैल्यूज क्या इसकी अब? 0.6, 0.3 एंड 0.2। ये बेटा 0.6 गिवन है, ये 0.3 गिवन है और ये 0.2 गिवन है। क्या होगा आंसर इसका? 0.2 ओवर 0.3, रिजल्ट 2/3। इन दिस केस 0.2 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, द आंसर इज 1/3। अब कई बार ना एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये तीनों वैल्यूज दे दी गई हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन बना के दे दिया गया और आपको ई बाय एफ, एफ बाय ई, मान लो किसी एक की वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया और ए ऑप्शन दे दिया गया, बी ऑप्शन दे दिया गया, सी ऑप्शन दे दिया गया और डी ऑप्शन दे दिया गया। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब यहां जो वैल्यूज हमें दी गई है, हमें पता है कि ई बाय एफ का आंसर क्या है? 2/3। तो चलो आपको किसी एक ऑप्शन में 2/3 तो जरूर मिलेगा। एक जगह मैंने 1/3 रख दिया, एक जगह मैंने 0 रख दिया, एक बार लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट। सर ऐसा भी हो सकता है? सर यस, ये पॉइंट पे मैं अटेंशन दिलवा रहा हूं। सर ऐसा क्यों, कब हो सकता है ये? अब सुनना जरा, आपको ये डाटा ही रॉन्ग दे दिया गया, जानबूझ के डाटा गलत दिया गया। सर कैसे? यार ई के चांसेस क्या हैं, एफ के चांसेस क्या हैं? अब इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन प्रोबेबिलिटी ना तो इससे ज्यादा हो सकती है ना इससे ज्यादा। कितनी दी है? चेंज कर दिया, लिख दिया 0.4। आपने इस चीज को नोटिस ही नहीं किया, नोटिस ही नहीं किया। आपने जो वैल्यू दी लगाया फॉर्मूला, आंसर निकाल दिया, लगा दिया फॉर्मूला, लगा आंसर निकाल दिया। आंसर है इसका डज नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल ही नहीं है। बेटा क्वेश्चन में आपकी नॉलेज चेक की जाती है, ये आप पकड़ेंगे ना, मैं बता रहा हूं तो आप नोटिस करने की शायद कोशिश कर सकते हैं। आपकी नॉलेज चेक की जाती है कि आपकी नॉलेज कहां तक है, समझ रहे हैं? ओके। अब कई बार आप लोग इनवर्स सीखो में पढ़ते हैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ, मान लो ये आपको ये दे दिया गया फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आप सबको पता है ये एक्स होता है, ठीक है। अब एक बच्चे ने किया साइन ऑफ साइन इनवर्स, सर 1/2, बिल्कुल यार 1/2 होगा। लिखा गया साइन ऑफ साइन इनवर्स, मान लो 7/3, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू होती है साइन थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर नहीं होती। अगर ये दी है तो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझ रहे हैं आप लोग? तो इन चीजों पे भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है हमें। ओके, आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.5, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, निकालना है ए बाय बी। तो कुछ नहीं करना, दिस अपॉन दिस का, तो फाइनल आंसर आपको पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगर हम थर्ड, ए के चांसेस गिवन है 0.8, बी के चांसेस गिवन है दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की है और बी बाय ए के चांसेस दिए हुए हैं। क्या निकालना आपने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या इसका फॉर्मूला लगा के इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें, राइट? करो जरा इसको, निकालो सारे आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी गिवन है। 0.8, 0.5
this is 0.8, this is 0.5 and this is 0.4. तो आपको कैलकुलेट करना है प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बेटा कैलकुलेट करना है प्रॉब ऑफ ए बाय बी, और उसके बाद कैलकुलेट करना है आपने थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बेटा इसको अगर हम यूज करते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब बी इंटरसेक्शन ए ये आपने कैलकुलेट करना है, बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन भी बात एक ही है। ए के चांसेस 0.8, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 0.32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का तो आंसर आ गया 0.32 बेटा, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कैलकुलेट करें। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.32 ओवर बी के चांसेस आपको दिए गए 0.5, तो 0.64 आ गया इसका रिजल्ट। एंड थर्ड, बहुत ज्यादा यूज होता है ये 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में, बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए के चांसेस हैं आपके पास 0.8, बी के चांसेस हैं 0.5, इंटरसेक्शन के चांसेस हैं 0.32। कितना आ गया आंसर? 0.98। ओके, आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। इफ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। बी के चांसेस आपको दिए हुए हैं और यही जो प्रोबेबिलिटी है किसकी है, वो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी है। साथ में गिवन है ए बाय बी, क्या निकालना है आपने? ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। तो बेटा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसकी वैल्यू भी यही है, बी की प्रोबेबिलिटी बेटा यही गिवन है हमें। फोर्थ क्वेश्चन में 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है बेटा ये 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी बेटा आपको गिवन है 5/13। तो यहां से बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? 2 से डिवाइड किया आपने, ये ए के चांसेस हैं बेटा, ये बी के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी 2/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दैट इज इक्वल टू 2/5 एंड ए बाय बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताओ बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपके पास आ गया 2/5 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड बी के चांसेस 5/13 है। आपने यहां पे रिप्लेस किया तो 2/5 इंटू 5/13 इट मीन्स 2/13। ये आगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब इसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना बच्चों। ए की भी प्रोबेबिलिटी है, बी की भी प्रोबेबिलिटी है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी आ चुकी है। तो प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स 5/26 प्लस बी के चांसेस 5/13 माइनस 2/13। ये आगे बढ़ा, राइट।
सर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बिल्कुल 1 या 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। पेपर का लेवल मॉडरेट बेसिस पे होता है, लेकिन 10 से 1% का पेपर ऐसा होता है कि जो पेपर का लेवल बढ़ के आता है 10%। तो 80 में से आप 8 to 10 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो डिफिकल्ट लेवल का होगा। बाकी पेपर का लेवल एवरेज ही होता है, ध्यान रखना। और बेटा नेक्स्ट, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 6/11, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ यूनियन का फॉर्मूला लगा के क्या आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी? जब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी तो आप ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो ये कर लेना, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा अब। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वर्किंग, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9। 6 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन सब में आपने यही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम, इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या लिया, कॉइन को 3 बार टॉस किया। अब इसके जितने आउटकम बन सकते हैं, पॉसिबल जितने भी हैं, उनका अगर सेट बना दे तो उसको कहा जाएगा सैंपल स्पेस। जब आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया है तो आप पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं, बात की वर्किंग बाद में देखेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा, फर्स्ट टाइम टॉस किया, सेकेंड टाइम टॉस किया और थर्ड टाइम टॉस किया। बेटा पहली बार टॉस करने पे हेड या टेल में से कोई एक ऑप्शन आएगा, 2 आउटकम पॉसिबल है। सेम हेयर, सेम बेटा हेड या टेल में से कोई एक आएगा। अब बताओ कितने आउटकम बन सकते हैं टोटल? 3 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस अगर हम बनाएं, हो सकता है कि बेटा सारी हेड आ जाए, या 2 टाइम हेड आ रहा है 1 टाइम टेल, या ऐसा हो सकता है कि 2 टाइम टेल और 1 टाइम हेड, या ऑल टेल्स। अगर आपने 3 बार टॉस किया है तो सैंपल स्पेस ये बनता है, इसके बाहर कोई और आउटकम नहीं बनता। इसमें अब ई के बारे में क्या कह रहा है, हेड ऑन द थर्ड टॉस एंड हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। ई इवेंट क्या है, हेड ऑन द थर्ड टॉस, एफ कह रहा है हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। और पहले इसको एक्सप्लेन करें, ई इवेंट आपके पास है हेड ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे बेटा हेड आना चाहिए। क्या इसमें कहीं फर्स्ट 2 में बताया कि क्या आना चाहिए? तो फर्स्ट 2 पे जो भी बन सकता है सब लेने हैं आपने, लेकिन थर्ड में हमारे पास क्या होना चाहिए, हेड। तो पहले 2 में तो कुछ भी हो सकता है, इसमें फिर हो सकता है कि बेटा पहले दोनों में टेल है, तीसरे में हेड है, या टेल हेड एंड हेड, या हेड टेल एंड हेड, या हेड हेड एंड हेड। नोटिस कीजिए क्या तीसरी ट्रायल पे हेड आ रहा है, थर्ड पे हेड होना चाहिए, फर्स्ट 2 में जो मर्जी हो। एंड एफ इवेंट कह रहे बेटा हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स होना चाहिए पहले 2 टॉस के, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉसेस पे हेड होना चाहिए बेटा। ठीक है, हो वेरी फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड होना चाहिए, लो जी फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड है। तीसरे के बारे में नहीं बता रहा, तो तीसरे में हेड भी हो सकता है और तीसरे में टेल भी हो सकता है। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है, यहां पे कौन सा केस कॉमन है? एक सिंगल केस कॉमन आ रहा है, ऑल हेड्स। हमने चांस निकालना बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, सैंपल से टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, सारे इक्वली लाइकली आपको दिख रहा है। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 1/8। एफ में कितने एलिमेंट आ रहे हैं बेटा, 2 एलिमेंट्स, तो चांसेस 1/2, राइट। एक बार इसको नोट करो, अगला पार्ट आप लोग खुद करेंगे अभी।
ओके। अगला केस बता रहा था, ई एटलीस्ट 2 हेड्स, एफ एट मोस्ट 2 हेड्स। अगले केस में बेटा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में एक्सपेरिमेंट तो यही था आपका। अब सेकंड पार्ट में ई के बारे में क्या कह रहा है और एफ के बारे में क्या कह रहा है? ये कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, और इसमें कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स। इसमें कह रहा है बेटा कम से कम 2 हेड आने जरूरी हैं, कम से कम 2। लो बेटा पहले फर्स्ट 2 हेड्स के केस से लिए, यार बेटा इसमें 2 हेड हैं, लेकिन वो कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, 2 या 2 से ज्यादा। इसका तो 3 हेड भी हो सकते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम हेड आए तो 2 या 2 से कम, कितने? 0 हेड, 1 हेड या 2 हेड। 0 हेड का मतलब ऑल टेल्स, 1 हेड में ये केसेस बन जाएंगे बच्चों, और उसके बाद 2 हेड्स के केसेस। ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या आ रहा है इसमें? यहां कम से कम 2 हेड थे, यहां मैक्सिमम 2 हेड है, कौन से केस कॉमन आएंगे? 2 हेड्स वाले केसेस कॉमन आ रहे हैं। देखो 2 हेड्स वाले केसेस हमारे पास जो सारे कॉमन मिल रहे हैं यहाँ, तो कॉमन आगे बेटा आपके पास एच एच ओ टी, एच टी एच या टी एच और एच। नाउ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है आपने बेटा, E by F, this is probability of E intersection F अपॉन में probability of F। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की क्या होगी? F में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? तो आंसर क्या आ गया बेटा? 3/7। चलो लास्ट केस बताओ क्या? एट मोस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 1 टेल। बिल्कुल वैसे ही केस है जैसे सेकेंड अभी पार्ट किया हमने। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया। वेयर इवेंट है हमारे पास, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन एंड 1 कॉइन शोज हेड। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, और ये क्या कह रहा है? 1 कॉइन शोज अदर के बारे में बताया, सब पॉसिबिलिटी है। बनाओ सैंपल स्पेस। सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा? दो कॉइन को टॉस किया गया तो दोनों पे हेड हो सकता है, हेड और टेल हो सकता है, टेल और हेड हो सकता है, 2 टेल्स हो सकते हैं बेटा। निकालो इसका आंसर। बेटा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपको, 2 कॉइन्स आर टॉस, इवेंट के बारे में क्या कह रहा है बेटा? टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, 1 कॉइन शोज हेड। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे हमारे पास जो है टेल आएगा, एक कॉइन पे टेल कौन सा केस है? हेड और टेल, टेल और हेड। एक कॉइन पे क्या रहा है बेटा? वो
आगे क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए, एक कॉइन पे बेटा हेड आना चाहिए, एक कॉइन आपको हेड शो कर रहा है, दूसरा हेड के साथ टेल और टेल के साथ, यार ये कहे या ये कहे बात तो एक ही है। अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा, वन कॉइन शोज हेड, ध्यान रखिए वन कॉइन शोज हेड। अब यहां पे ना एक वर्ड है, बच्चा कहता है सर एटलीस्ट या एग्जैक्टली या कुछ तो बताओ, कुछ नहीं बता रहा। जब एटलीस्ट या एटमोस्ट होगा तो वो क्लियर वर्ड यूज करेगा, और नहीं वर्ड यूज कर रहा तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन कॉइन शोज हेड है, ध्यान रखना। एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड यूज करेगा तभी उसको यूज करना है, अदरवाइज जो मीनिंग निकल रहा है वही है उसका, ये ध्यान रखना। उसमें अपनी तरफ से एड लेस मत कर देना इसको। अब इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, ये हेड एंड टेल और टेल एंड हेड। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, this is 2/4 by 2/4, the answer is ठीक है। अगला पार्ट, नो टेल अपीयर्स, एक भी टेल नहीं आना चाहिए। नो हेड अपीयर्स, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। कुछ कॉमन आएगा फिर, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी फिर, जीरो। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, जीरो। अगर नो टेल अपीयर्स, अगर हम यहां पे देखें तो नो टेल अपीयर्स का मतलब क्या है, आपने दो बार टॉस किया, दोनों बार क्या होना चाहिए, एंड नो हेड अपीयर्स, दोनों बार टेल। कॉमन क्या आ रहा है सर, नथिंग। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। अब अगर न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो है तो डिनोमिनेटर कुछ भी, रिजल्ट जीरो होगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन में रेट्स, क्या क्या रेट्स क्वेश्चन में। अब एक डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को बेटा 3 बार थ्रो किया गया। कितनी बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको जरा, ठीक है। एक डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, 4 appears on the third toss, 6 and 5 appear respectively first 2 tosses। डाई को 3 बार थ्रो किया बेटा आपने, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम। डाई को जब पहली बार थ्रो किया तो कितने आउटकम आते हैं, सेकंड टाइम थ्रो करने पे, थर्ड टाइम थ्रो करने पे, यानी 6, 6 and 6, टोटल आउटकम कितने बनेंगे, टोटल आउटकम कितने बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में आपके पास है 216, नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में इतनी है बेटा। अब इवेंट के बारे में कहा गया है 4 appears on the third toss, इवेंट के बारे में कहा गया है 4 appears on third toss। थर्ड टॉस पे 4 आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, उसके बारे में नहीं बताया। 4 appears on the third toss, यानी पहली ट्रायल पे कुछ नहीं बताया, सेकंड पे कुछ बताया, थर्ड पे 4 आना चाहिए। यहां 4 आना जरूरी है, ध्यान रखना। और फर्स्ट सेकंड में कुछ भी नहीं बताया, तो यहां पे 1 से लेकर 6 से कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 से कुछ भी आ सकता है बेटा। कितनी ऑप्शन से अवेलेबल है यहां पे, हेयर, तो दिस एंड दिस एंड दिस, टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 36 एलिमेंट आपके पास जो है इसके फेवर में आ रहे हैं। और एफ इवेंट के बारे में कह रहे हैं कि 6 and 5 appears on respectively first 2 tosses। एफ इवेंट 6 and 5 respectively on first 2 tosses। यानी फर्स्ट टॉस पे 6 आना चाहिए, सेकंड पे 5 आना चाहिए, ये बता दिया। थर्ड के बारे में नहीं बताया।
तो थर्ड पे क्या बनेगा बेटा, एनी नंबर, कुछ भी आ सकता है, या वन ऑप्शन, या वन ऑप्शन, या 6 ऑप्शन। तो दिस एंड दिस एंड दिस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग 6 एलिमेंट आ गए इसमें। और इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन का मतलब कि बेटा ये भी होना चाहिए एंड ये भी, दोनों में कॉमन। 6 और 5 होना चाहिए किस पे, एंड 4 किस पे होना चाहिए, ये भी होना चाहिए एंड ये भी। तो फर्स्ट ट्रायल पे क्या आना चाहिए 6, सेकेंड ट्रायल पे क्या होना चाहिए 5, और थर्ड ट्रायल पे क्या होना चाहिए। कितने केस बन रहे हैं, एक ही केस बनेगा ये। अब प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी बेटा E बाय एफ, E बाय एफ के चांसेस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी इसकी 1/216। F के चांसेस क्या होंगे, दिस इज 6/216, द आंसर इज 1/6।